बहुत एहतियात से लिखना है, क्योंकि काफी टाइम जो एनालिसिस के दौर पे हम बात करते हैं तो वहां पे हमें प्रॉब्लम से ज्यादा कंप्लेंट नजर आती है। तो ऐसा न हो उसके लिए हमें एहतियात बरतना है, और यहाँ पे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के हिसाब से इसको लेना चाहिए। अगर आप देखेंगे इसे भी, तो आपके पास जो पहले जो 5 स्टेप्स हैं वो है इसके डीमेक, यानी पूरे प्रॉब्लम को हम 5 लेवल पे डिफाइन करेंगे। जैसे पहला जो स्टेप है बहुत अहमियत रखता है, इसे हम इंग्लिश में डिमैक कहते हैं, और अगर इसका एक्रोनिम्स बनाएंगे तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। तो पहली चीज में हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। ये चीजों को समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। दूसरा जो है इसे मेजर करना है, यानी डेटा कलेक्शंस करना है, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर हम इंप्रूव करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे। तो जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी यही यही प्रक्रिया करता है। आप कहते हैं कि साहब कुछ हो रहा है, तो आपका प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि सर एक्चुअली आपको क्या हो रहा है, तो बोले पेट में दर्द हो रहा है, यानी वो करंट सिचुएशन नोट कर रहा है। अच्छा, तो पेट में दर्द होता है तो इससे क्या होता है, बोले सर चल नहीं पाता हूँ, यानी पेट में दर्द है तो चलना अच्छा नहीं लगता है, चल नहीं पाते। ये उसकी अफेक्ट हो गई। जैसे आपकी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, सर हमारा रिजेक्शंस बहुत बढ़ रहा है, इसकी वजह से हम डिलीवरी टाइम पे नहीं दे पाते हैं और हमारा प्रोडक्शन हमें ज्यादा करना पड़ता है। ये जो चीज थी ये डिफाइन हुआ है। हम अभी इसमें से आउटपुट क्या पाना चाहते हैं, तो हम अपना रिजेक्शन कम करना चाहते हैं। दिस कुड बी वन आउटपुट, अनदर आउटपुट कुड बी रिजेक्शन कम नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन हमारा प्रोडक्शन डिले नहीं होना चाहिए या हमारी डिलीवरी डिले नहीं होनी चाहिए। दैट कुड बी अनदर ऑब्जेक्टिव। और कब तक हम करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आप इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे उसके लिए हमें एक टाइम फ्रेम लगानी पड़ेगी। ये टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि वो टाइम फ्रेम में आप इतना मोटिवेट नहीं हो पाएगा। और साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि हमें हर एक चीज को टाइमलाइन से मैप कर देना चाहिए। जैसे रिजेक्शन अभी आपका 10% है, अभी का प्रॉब्लम ले लेते हैं, और इसको आपको 6% करना है तो शायद 6 महीने में कर पाएंगे, लेकिन आपको जीरो डिफेक्ट पे जाना है तो शायद ये 4 साल लगाएगा। तो आपके जो छोटे छोटे प्लान बना के काम कीजिए। अगर आप बड़ा इंप्रूवमेंट भी करना चाहते हैं तो छोटे इंप्रूवमेंट से शुरुआत कीजिए, और पूरे टारगेट्स को बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कर दीजिए। ये था हमारा डिफाइन फेज। फिर था हमारा मेजर फेज। तो अभी हमें एग्जांपल क्या लेना है कि हम रिजेक्शंस को कम करना चाहते हैं। तो अभी हमारा रिजेक्शंस कहाँ हो रहा है, कौन सी प्रोडक्ट में हो रहा है, कौन से प्रोसेस से हो रहा है, कौन से ऑपरेटर की वजह से हो रहा है, कौन से टूल में हो रहा है, या क्या क्या डिफेक्ट्स वहां पे आ रही है। ये सारे डेटा कलेक्शंस होने चाहिए। ये डेटा कलेक्शंस के हमारे पास अलग अलग टूल है, और ये अलग अलग टूल की वजह से हम ये डेटा कलेक्शंस को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर पाएंगे। जितना डेटा कलेक्शन अच्छा होगा और जितना वेरिएशंस हम उसमें आने वाला है, जैसे मेजरिंग द वेरिएशंस, यहाँ पे एक ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है, आप देखेंगे तो ये मेजरिंग जो वेरिएशंस है, यानी आपका वेरिएशंस जो डिफेक्ट में आता है वो किसकी वजह से आता होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल एक डिफेक्ट का लेता हूँ। तो आपका जो वेरिएशंस आता है वो प्रोबेबल है मशीन की वजह से हो, प्रोबेबल है वो प्रोसेस कंट्रोल की वजह से हो, प्रोबेबल है वो किसी ऑपरेटर की गलती की वजह से हो, प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो रॉ मटेरियल की वजह से हो, प्रोबेबिलिटी ये भी है कि कोई डिफेक्ट आ चुकी है। ये सारी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये कौन से दिन में हो रहा है, कौन से महीने में ज्यादा हो रहा है। कुछ एक चीजों की जैसे एनवायरमेंट डिफेक्ट भी होती है। जैसे आप कोरोगेशन इंडस्ट्रीज में हैं तो आपको मॉइस्चर कंटेंट हमेशा ज्यादा मिलेगा, डिफेक्ट रेशियो आपकी मानसून में ज्यादा ही आएगी, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो यहाँ पे आप मेजर करें, फिर ये सारे जो डेटा आए हैं उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसका प्लान करेंगे। फिर उसका ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन होता है, और फिर उसको कंट्रोल करेंगे ताकि ये स्टैंडर्डाइज मेथड बनी रहे और आपने जो रिजल्ट पाया है उतना ही रिजल्ट आपको मिलता रहे। तो ये जो 5 स्टेप थे, ये डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल के स्टेप्स थे। ये जो स्टेप्स थे इसको हम वापस 12 स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये देखिए बहुत अच्छी चीज हम आज देखने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 12 स्टेप्स में इसे डिवाइड कर दिया है। तो 12 स्टेप्स जो हमारे चल रहे हैं इसको आप देखेंगे तो पहला स्टेप है, जैसे देखिए दोस्तों, ये जो पहले जो 4 स्टेप्स है यहाँ पे, पहले 2 स्टेप्स है वो प्लान के हैं, फिर जो 4 से 7 स्टेप्स है वो डू के हैं, 8 और 9वां स्टेप जो है वो चेक है, और 10, 11, 12 जो है वो आपका एक्शन का स्टेप है। यानी यहाँ पे हम जो ISO 9001 का जो स्टैंडर्ड है, PDCA स्टैंडर्ड्स, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। PDCA इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल जो डिमिंग ने डिफाइन किया था।
इसी से ऊपर जाके यहाँ पे क्वालिटी सर्कल ने ये चीजों को 12 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। अभी आप ये डायग्राम बहुत अहमियत रखता है। हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारे पास अभी 12 स्टेप्स थे, यानी पहले 4 स्टेप्स थे। डीमेक हमने समझा, डीमेक के बाद हम पीडीसीए समझ रहे हैं कि प्लान डू चेक एक्ट होना चाहिए। प्लान डू चेक एक्ट में हमारे पास प्लान डू चेक एक्ट को ही हमने 12 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है वो है फाइंड आउट द प्रॉब्लम, यानी हमें प्रॉब्लम लिखने हैं दोस्तों। करना क्या है ये समझ लीजिए। आपकी एक टीम असेंबल कीजिए 8 से 10 लोगों की। वर्कर, ऑपरेटर, इंजीनियर, डायरेक्टर, मैनेजर, सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए। ये क्रॉस फंक्शनल टीम होने के बाद आप इसमें से इनको बोलिए कि आपको आने वाले प्रॉब्लम को लिखें। ये प्रॉब्लम को लिखने के लिए आप एक पेपर और पेन ले लें, और कौन सा टूल यूज करना चाहिए वो यहाँ पे लिखा है, जो आज हम समझेंगे। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग और फ्लो डायग्राम है। ये जो स्टेप्स है, तो यहाँ पे 2 और आपके पास टूल है, यानी यहाँ पे जितनी चीजें लिखी है उसके पीछे जो आउटर सर्कल है वहां पे हमने इसके टूल्स दिए हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आएगा कि क्या चीज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आइए चलते हैं पहले स्टेप की ओर। फाइंड आउट एंड लिस्ट द प्रॉब्लम। तो फाइंड आउट एंड लिस्ट जो प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे आप अपनी टीम को असेंबल कीजिए, उनको पेपर एंड पेन दीजिए। आपको आपके इंडस्ट्रीज में आने वाले, आपके एरिया में आने वाले प्रॉब्लम को लिखे। यानी हर एक बंदा अलग अलग लिखेगा। किसी को रिजेक्शन आ रहा है, किसी को प्रोडक्ट जल्दी नहीं निकलता है, किसी को मटेरियल टाइम पे नहीं मिलता होगा, कोई कहता होगा कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। वापस आपको इंटरफियर करके थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके देखना है कि ये प्रॉब्लम है कि कंप्लेंट है। कंप्लेंट है तो इसे नजरअंदाज कर दीजिए। अभी आपके पास हर एक बंदे ने 3-4 प्रॉब्लम लिखे, 8 लोगों की टीम बनी होगी, तो 32-35 प्रॉब्लम आ चुके हैं। 35 प्रॉब्लम में से वोटिंग करवा सकते हैं, इलेक्शन कर सकते हैं या सिलेक्शन कर सकते हैं। और सबसे अहमियत वाला जो प्रॉब्लम है उसे फाइंड आउट कर लीजिए। एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को बेसिकली तो आपको डिवाइड करने हैं 3 चीजों में, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपके पास प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी है। अगर सोल्यूशन है तो इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई कीजिए। दूसरा है कॉज है, सोल्यूशंस हमारे पास नहीं है, और इसके साथ साथ हमारे पास प्रॉब्लम भी अननोन है। यानी प्रॉब्लम नोन होना और सॉल्यूशंस नोन होना है, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। वी विल नॉट मूव टू प्रॉब्लम नंबर, यानी वी विल नॉट मूव टू स्टेप नंबर 2। 32 प्रॉब्लम में से मैं दावे के साथ कहूंगा कि आप सॉल्व कर पाए और आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। ऐसे सॉल्यूशंस आपके पास 30 मिल जाएंगे सर। फिर आपके पास 2-4 प्रॉब्लम बचेंगे कि जिसके सॉल्यूशंस आपको पता नहीं है, या अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऐसी चीजों को प्रायोरिटाइज एंड सिलेक्ट कीजिए। मैं आपके साथ एग्जांपल भी शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से किया जा सकता है। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी हम लोग भेजेंगे, हम गूगल ड्राइव पे करेंगे, क्योंकि फाइल शायद बहुत बड़ी होगी तो मेल में नहीं जा पाएगी। और गूगल की लिंक मैं नयन भाई को बताऊंगा तो आपके साथ शेयर कर लेंगे, और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों की प्रायोरिटाइज एंड सिलेक्ट करना है। यानी मैं वापस स्टेप को दोहरा देता हूँ। आपने टीम बनाई, टीम को बिठाया, टीम के पास प्रॉब्लम आपने लिखवाए, लिखवाने के बाद उसमें से आपने देखा कि किसके सॉल्यूशंस मेरे पास रेडिली अवेलेबल है। जिसके सॉल्यूशंस अवेलेबल थे उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक्शंस ले रहे हैं। जिसके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे उसको आप स्टेज 2 में ले जा रहे हैं। स्टेप 2 के अंदर प्रायोरिटाइज एंड सिलेक्शंस मोड पे आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। प्रायोरिटाइज करने के लिए इलेक्शन या सिलेक्शन मेथड कर सकते हैं, या वोटिंग की मेथड को भी यूज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं डू में। यहाँ पे सिम्टम्स को एनालाइज किया जाएगा, फिर हम कॉजेस को आइडेंटिफाइड करेंगे, फिर वैलिड कॉज कौन से हैं उनको हम लिखेंगे, फिर रूट कॉज को आइडेंटिफाइड करेंगे, और रूट कॉज को आइडेंटिफाइड करने के बाद पॉसिबल सॉल्यूशंस हम ढूंढेंगे। ये चीजों के लिए हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है। व्हाई डिड क्यूसी सिलेक्ट द प्रॉब्लम, तो ये एनालिसिस में आपको हमेशा पूछते रहना चाहिए। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स आपके पास मिलेंगे। फिर हम इसका डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल करेंगे। जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 9वें स्टेप में, अगर मान लीजिए कोई चीज हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो रेजिस्ट क्या होगा, तो हम फोरकास्ट करेंगे रेजिस्टेंस को, और ये रेजिस्टेंस को हम मेजर, मॉनिटर और एनालाइज करेंगे, इसको पूरी तरह से समझेंगे। फिर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। फिर हम परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि जो हमने स्टेप 1 और 2 में प्लानिंग में जो डिसाइड किया था कि हमें ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए, वो मिल रहा है, उसके नजदीक पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो पूरी सिस्टम में जो चेंजेस की जरूरत है वो हम वापस करेंगे। यानी इस तरह से डेमिंग साइकिल चलता रहेगा, और ये बहुत ही आसान टूल है।
जापान में ये प्रैक्टिसेस 1959 से शुरू हुई थी और आज अगर देखेंगे तो जापान की हर एक सोसाइटी में भी आमतौर के ऊपर जो प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये यूज किया जाता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में 1979 में ऐसा पी सर्कल बना था और 7 किस टूल्स का यूज किया था, तो वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने शुरुआत की थी उन्होंने, और वहां से ये यहाँ तक हमारे तक पहुंचा हुआ है। दिस इज अमेजिंग टूल दैट एवरीबडी शुड इम्प्लीमेंट इट इन देयर इंडस्ट्रीज। तो अभी यहाँ पे ये टूल क्या कह रहा है, तो ये टूलों को थोड़ा सा समझते हैं। ये क्यूसी टूल्स जो है ना, ये कहते हैं कि डेटा लीजिए, एनालाइज कीजिए, रूट कॉज आइडेंटिफाइड कीजिए और उसको इंप्लीमेंट करके डेटा प्रोसेसिंग करके उसमें से आपको सही चीज मिलेगी। तो हर एक यूजर ये चीज को इंप्लीमेंट करना सीखेगा। आमतौर पे जो प्रॉब्लम आते हैं वो इंडस्ट्रीज में दोस्तों ये आते हैं कि आपके पास जितने भी टूल्स हैं, आपके पास जितनी भी मेथड है, आपके पास जितने भी सिस्टम्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर टॉप मैनेजमेंट के पास आता है। आप भी टॉप मैनेजमेंट के रोल हो सकते हैं, इवन दो यू माइट बी इंजीनियर। तो ये चीज, और गैम्बा ये कहता है कि जिसके पास प्रॉब्लम है उसी के पास सॉल्यूशंस है, लेकिन ये सॉल्यूशन हम तक कैसे पहुंचे। तो ये जो पहुंचने वाली बात थी, तो उसमें हमें ये देखना है कि ये पहुंचाने के लिए हमें दो चीजों के ऊपर आधार रहना होगा। एक तो हमारे पास मेथड होनी चाहिए और एक दूसरी चीज है जो हमारे पास होनी चाहिए, वो है टूल का नॉलेज और डेटा कलेक्शन। तो ये चीजों के साथ साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगर हम 7 QC टूल्स की बात करेंगे तो आज हम ये 7 चीजों को सीख सकते हैं। जैसे पैरेटो डायग्राम है, स्ट्रेटिफिकेशन है, स्कैटर डायग्राम है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, चेक शीट है, कंट्रोल चार्ट या ग्राफ है। ये चीजों का आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चेक शीट के बारे में मैंने एक वीडियो अभी यूट्यूब पे अपलोड किया है, जो आप कभी भी देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने एनालिसिस करके ये वीडियो डिजाइन किया था कि चेक शीट किस तरह से इंडस्ट्रीज को हेल्प कर सकती है। आइए आगे देखते हैं कि एक एक टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये शीट जो है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स वर्सेस टूल के मैट्रिक्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये 12 स्टेप्स है जो हमने सर्कल में देखे थे पहली स्लाइड में। जो हमने 12 स्टेप देखे थे प्लान डू चेक के, वही स्टेप है। अभी यहाँ पे ये स्टेप में से मुझे कौन सा टूल बहुत अच्छा है। जो डार्क टूल है वो स्ट्रॉन्ग टूल है पर्टिकुलरली फॉर दैट स्टेप्स, और जो सर्कल वाला टूल है वो आपका डेटा, वो आपका वीक टूल है, यानी उसे प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस में आप उसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला मुझे आइडेंटिफाइड करना है वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। तो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करने के लिए मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, और डेटा कलेक्शन से भी मैं ये कर सकता हूं। लेकिन वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करने का स्ट्रॉन्ग टूल जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। इसी तरह से प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने का स्ट्रॉन्ग टूल है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेटा कलेक्शंस या पैरेटो, ये कुछ भी हो सकता है। अभी आप देखिए कि इसमें से आपको 2 3 4 भी टूल आते हैं ना, तो मेजोरिटी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। आपको ये जितने भी टूल है ना सारे नहीं आते हैं, लेकिन कुछ एक चीज भी आती है ना, तो इट इज गोइंग टू मेक सेंस फॉर यू कि आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है, तो जो बोल्डेड है वो स्ट्रॉन्ग एप्लीकेबिलिटी आती है और जो नॉट बोल्डेड है वो मॉडरेट एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ से ये शीट आपको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आपको जो टूल सिलेक्ट करना है ना, मुझे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मुझे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। मुझे सिलेक्शंस ऑफ प्रॉब्लम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता हूं, डेटा कलेक्शन कर सकता हूं और पैरेटो डायग्राम का यूज कर सकता हूं। इसी तरह से मुझे अगर प्रॉब्लम को डिफाइन करना है तो मैं फ्लो चार्ट यूज कर सकता हूं, और इसके साथ साथ मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को यूज कर सकता हूं। इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स बना है। ये मैट्रिक्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा। लोग गलत तरीके से गलत टूल के ऊपर चले जाते हैं और उससे आउटपुट जो मिलता है वो गलत मिलता है, या बहुत मेहनत करने के बाद अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलते हैं जो गलत होते हैं। तो हमें यहाँ पे टूल का यूज करना सीखना है। जैसे अगर आपकी गाड़ी में आपके पास अगर एक जैक है तो आप अपना गाड़ी का पंचर इजीली बना सकते हैं। ये वैसी चीज है कि आपको सही टूल का उपयोग करना आना चाहिए, और ये सही टूल किस तरह से यूज की जा सकते हैं वो आपको समझ में होना चाहिए। अगर ये समझ आती है तो आप इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो स्लाइड है ना, इसका
आप अगर क्वालिटी सर्कल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप फॉर्मेशन करने के बाद ये चीज है ना, आपके मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस रूम या आप जहां पे बैठने वाले हैं, इसको प्रिंट आउट करके निकाल दे, ताकि ये हमेशा आपको गाइडलाइन देती रहेगी कि ये कैसे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आइए अभी पहला टूल देखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखिए ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का टूल है ना, ये बहुत इजी टूल है और ये बहुत बढ़िया टूल है। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन से कोहलर कंपनी करके, वो कोहलर में हमने इसको यूज किया था, जहां पे सिर्फ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के आइडिया से हमने 5 करोड़ रुपए का सेविंग किया था, जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा था मुनाफे में। यानी उनका 5 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का टूल यूज करने से मिला था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास है ना, 2-3 तरह की चीजें आती है। मैं चीजों को बहुत इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे 2-3 तरह की मेथड आती है। एक तो है कि आपका 635 मेथड है, जिसे हम रॉबिन स्ट्रक्चर्ड मेथड कहते हैं। रॉबिन स्ट्रक्चर्ड मेथड यानी क्या है कि आपकी जो टीम है वो 6 पार्टिसिपेंट होंगे, 3 सजेशंस देने हैं 5 मिनट के एक राउंड में। यानी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 6-3-5 मीन 6 पार्टिसिपेंट पर टीम, 6 participant per team, 3 ideas per participants and 5 minutes of round। इससे क्या होगा, आपको आपकी जो टीम बनाई है ना अपने 8 से 10 लोगों की, उसको बिठाइए, उनको बोलिए कि आप हमें प्रॉब्लम बताएं। वापस कहता हूं, यहाँ पे वापस ये स्लाइड में जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहाँ यूज हो सकता है? प्रॉब्लम के सिलेक्शंस के लिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करने के लिए, डिफाइन द प्रॉब्लम, कॉज आइडेंटिफिकेशन के लिए, और फोर्सिबल रिजल्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा उसके लिए भी यही चीज हो सकती है। यानी आप देखिए 1 2 3 4 5, 12 में से 5 स्टेप में ये टूल जो है बहुत स्ट्रांगली यूज हो सकता है और बहुत इजी टूल है। ये जो टूल है, ये क्या कहता है, एक टीम बनाइए 8-10 लोगों की, क्रॉस फंक्शनल टीम बनाइए। टीम को बताइए कि आपको 5 मिनट के एक राउंड में एक बंदे को 3 आइडिया जनरेट करनी है। पेपर और पेन दीजिए उनको, और एक टीम जो बनी है, 6 पार्टिसिपेंट की टीम बनाई है, उसको उनको बोलिए कि ये लिख दे। यानी आपके पास हर 5 मिनट में 18 आइडिया आएंगे। अभी आपने ऐसे 3-4 राउंड भी किए 20 मिनट के, तो आपके पास कम से कम 80 से 100 प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास 2 तरह के आइडिया हो सकते हैं, एक क्रिएटिव होंगे और लॉजिकल होंगे। 2 तरह के बंदे हैं आपकी कंपनी में। जो टेक्निकल बंदे हैं वो आपको लॉजिकल आइडिया देंगे, और जो कंटेक्स्ट टू नॉन टेक्निकल है वो आपको लॉजिकल आइडिया देंगे। जैसे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में बताया था कि रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, और हमारी टीम में अकाउंटेंट भी थे और उसके साथ साथ इंजीनियर्स भी थे। तो अकाउंटेंट ने कहा कि साहब ये प्रोडक्ट को बंद क्यों नहीं कर देते हैं, और ये बहुत क्रिएटिव आइडिया था। जब इंट्रोस्पेक्ट किया तो पता चला कि इससे हमारा टर्नओवर, इससे हमारा प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो रही थी। टर्नओवर इतना हो नहीं रहा था, रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रही थी, और जिसकी वजह से पूरे यूनिट जो परेशान था, वो उसका टर्नओवर में परसेंटेज देखेंगे तो 0.1 ही था। तो हमने ये आइडिया को मान दिया था और हमने ये प्रोडक्ट टर्मिनेट कर दी थी। हमने ये रिजेक्शन कम ही नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि ये क्रिएटिव आइडियाज आए थे, और क्रिएटिव आइडिया से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल में मदद मिली। तो ये चीजों को, ये जो मेथड है, इसे हम 635 मेथड कहते हैं। ऐसी ही दूसरी मेथड आती है जिसको हम स्लीप मेथड कहते हैं। तो ये जो स्लीप मेथड है, वो स्लीप मेथड के अंदर हम ऐसे करते हैं कि दूसरी जो मेथड है, जो यहाँ पे मैंने नहीं डिस्क्राइब की है, वो स्लीप मेथड है। सिंपल आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करें, और ये आइडेंटिफाइड हुए प्रॉब्लम के बारे में उनके क्या क्या सोल्यूशन है, या आप उनको सिंपल कह सकते हैं कि आप अपनी इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम लिखें। तो पेपर एंड पेन दे दीजिए और उसके ऊपर प्रॉब्लम लिखना शुरू करवाइए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बंदे हैं वो कम से कम 2-3-4-5 प्रॉब्लम लिखेंगे। कोई कंप्लेंट भी आ जाएगी, कंप्लेंट आ जाएगी तो उसको निग्लेक्ट कर दीजिए। दिस इज वन मेथड टू कलेक्ट द प्रॉब्लम। अनदर एरिया इज व्हाइट बोर्ड पे खड़े हो जाइए और लोगों को बोलिए कि आपको जो जो आपके वर्क एरिया में प्रॉब्लम है उसको बोलना शुरू कीजिए। जो बंदे बोलेंगे वो आप विदाउट क्रिटिसाइजिंग लिखते जाइए, तो आपके पास ऐसी चीज बन जाएगी। अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे तो वी हैव नो आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे इस तरह से आप सैंपल कार्ड भी यूज कर सकते हैं। कार्ड देके आप अलग अलग तरीके से उसके डेटाबेस कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सैंपल यहाँ पे दिया हुआ और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स भी दिए। 3 मेथड से यूज किया जाता है। एक जो 635 मेथड है वो एक मेथड है। एक ओपन डिस्कशन, यानी व्हाइट बोर्ड पे खड़े हो जाएं और आपके जो बंदे हैं उनको बोलिए
कि आप अपने हिसाब से जो जो आइडियाज आते हैं आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू एनी कंटेक्स्ट, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में बताएं और आप व्हाइट बोर्ड पे लिखते जाइए। इसे ओपन ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड भी कहते हैं। और एक है स्लीप मेथड, यानी आप पेपर दे दीजिए, पेपर पे लोगों को लिखने बोलिए। जो मैंने ओपन कहा, वहां पे जो लोग शाय नेचर के रहते हैं, जो शायद प्रेजेंटेशन में बोल नहीं पाते हैं या नहीं कहना चाहते हैं, तो वो चीज अपने पेपर पे लिख के दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उनकी अगर शाइनेस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा वीडियो है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का है। मैं नयन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो ऑडियो है वो भी इनके साथ शुरू करें, इनके साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले, ताकि आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा जो टूल है वो पैरेटो है। ये पैरेटो बहुत अमेजिंग टूल है। पैरेटो ये कहता है कि ये 80-20 का टूल है, यानी आपके जो 20% जो एफर्ट्स आते हैं ना, वो आपका 80% रिजल्ट जनरेट कर रही है। आपका 20% टाइम ऐसा है कि जो आपको 80% रिजल्ट जनरेट कर रहा है। यानी आपको कम मेहनत में ज्यादा कुछ भी करना है, वो रिजेक्शन कम करना है, पैसे ज्यादा कमाने हैं, सेल्स बढ़ाना है, टर्नओवर बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। आपके जितने भी कस्टमर्स है ना, उसमें से 20% ऑफ द कस्टमर्स आर जनरेटिंग 80% ऑफ द रेवेन्यू फॉर योर इंडस्ट्रीज। आप कभी भी चेक करके देखिएगा। और जहां तक मेरा एनालिसिस है, वही 20% को हम अच्छे से कंसिडर नहीं करते हैं। हम बाकी के 80% जो आपके 20% रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, उसके पीछे हम पड़े रहते हैं। लेकिन या फिर वो आपकी एनर्जी को किल कर देते हैं। तो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट द थिंग्स दैट हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। और ये हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर आप देखें तो पैरेटो दो जगह पे ही यूज होगा। एक है डेटा एनालिसिस और एक है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। पैरेटो जो है ना, लोग यहाँ पे कॉज आइडेंटिफाइड करने में भी यूज कर लेते हैं, जो गलत तरीका है। कॉज आइडेंटिफिकेशंस के लिए आपके पास बहुत सारे और टूल है। पैरेटो कॉज आइडेंटिफिकेशंस का टूल नहीं है। तो ये चीजों को समझे और ये चीजों को आगे लेके जाए। तो अगर आप देखेंगे तो ये पैरेटो क्या है और ये पैरेटो कैसे बनता है। पैरेटो बनता है दोस्तों 3 एक्सिस पे बनता है। जैसे मैं ये टूल की बात करूंगा तो यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे दूसरी एक्सिस है। तो ये 2 एक्सिस हो गए। जो आपके जो ग्राफ बने हैं ना, ये सिंपल बार चार्ट है, लेकिन ये डिक्लाइन ऑर्डर में है, यानी डिक्रीजिंग आपकी वैल्यू के हिसाब से ये चलेंगे। और ये जो कर्व है, जो यहाँ पे आपको जो ये कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व है वो है आपका लॉरेंस कर्व। इसे कहा जाता है लॉरेंस कर्व। हम आपके साथ एक फॉर्मेट ही शेयर कर देंगे, आप उसमें डेटा डालिए। डेटा डालने के बाद आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर लीजिए, यानी आपको हायर टू लोअर करना है, तो आपका पैरेटो बन जाएगा। अभी इसका इंट्रोस्पेक्शन कैसे होता है वो देखिए कि इंट्रोस्पेक्शन किस तरह से होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे ये पैरेटो बन चुका है, पैरेटो बनने में हमें पता चला कि आपका जो मान लीजिए रिजेक्शन है या कहीं पे है, तो शॉर्ट है, सिल्वर है, सिंक मार्क है, या फ्लैशेस आ रहे हैं, तो डिफेक्ट क्वांटिटी यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है। अभी इसका क्यूमुलेटिव कितना हुआ, यानी 2064 है, वो टोटल रिजेक्शंस का 63% है। शॉर्ट और सिल्वर के रिजेक्शंस को बताऊं तो ये 81.4% है। शॉर्ट, सिल्वर और शाइन मार्क का अगर टोटालिटी पकड़े तो 96% है, और फ्लैश को मिलाएं तो ये 100% है। ये परसेंटेज है, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेटा डालने हैं, आपको ये ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। ये हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, आपके लिए रेडी रेकनर्स अवेलेबल है, आपको सिर्फ डेटा डालने हैं। अभी जो अहमियत चीज है ना, ये नहीं है कि इसमें आपको डेटा डाल के आप पैरेटो कैसे बनाए, ये तो 2 सेकंड में आपका बन जाएगा। अब ये है कि आप इसको इंट्रोस्पेक्ट कैसे करें, इंटरप्रिटेशन कैसे करें। तो यहाँ पे दोस्तों ये समझ में आता है कि टोटल जो डिफेक्ट है इसकी, जैसे ये शॉर्ट जो रेड कलर है, शॉर्ट है, उसकी डिफेक्ट है 2064, सिल्वर है उसकी 567 है ये, और ये यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड है नंबर ऑफ पीसेस, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन मार्क है वो 500 है, 480 है, और फ्लैश जो है वो 122 है। तो दिस इज हाउ इट इज इंट्रोस्पेक्टिंग। अभी इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी टोटल में शॉर्ट जो है, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्सिस को देख रहे हैं, तो 63% आ रहा है। सिल्वर और शॉर्ट दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 81.4% है। तीनों को इकट्ठा करेंगे तो 96, और सारी डिफेक्ट्स को इकट्ठा करेंगे तो 100% है।
तो इससे समझ में ये आता है दोस्तों कि आपको सारी प्रोडक्ट के ऊपर जाना नहीं है। 80% जो आता है ना, ये 80% का देखिए, ये 80% है यहाँ पे। तो ये 80% की अगर मैं सीधी लाइन खींचूं तो मेरे पास ऑलमोस्ट दो प्रोडक्ट, यानी मैं दो डिफेक्ट को निकाल दूं तो मेरा 80% रिजेक्शन कम हो जाएगा। बस यही जानना था। क्योंकि आप जब एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, तो यहाँ पे 4 ही डिफेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज में 40 डिफेक्ट हो सकती है, 400 डिफेक्ट हो सकती है, 500 कस्टमर हो सकते हैं, या आपके जो प्रोसेस में कहीं पे भी इंप्रूवमेंट करना है, तो डेटाबेस में आपको बहुत सारी जगह पे इफेक्ट आ सकती है। तो ये ना आए उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे सारी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपको पहले जो सबसे ज्यादा है, तो अभी ये डेटाबेस की बात करें तो दो सॉल्व करेंगे तो 80% आ जाएगा, और सिर्फ एक डिफेक्ट को मैं कम करूंगा तो 63% इलिमिनेट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे ये चीज करूंगा कि मैं सारी डिफेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मैं एकदम फोकस्ड होकर के काम करूंगा एक ही डिफेक्ट को सॉर्ट करने के लिए, कि जिसका नाम है शॉर्ट शॉर्ट, यानी जो शॉर्ट हुआ है उसको ही मैं कैसे रिड्यूस किया जाए उसके बारे में बात करूंगा। यानी यहाँ पे आउटपुट क्या मिला वो देखिए। पैरेटो का टूल कहाँ पे था, तो पैरेटो हमारे यहाँ पे था। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, मान लीजिए हमारे पास डिफेक्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो हमें हमारे पास जो डिफेक्ट आ रही है उसमें सबसे ज्यादा डिफेक्ट कहाँ आ रही है, तो सबसे ज्यादा डिफेक्ट यहाँ पे आ रही है। तो मुझे एक ही डिफेक्ट को कम करना है। अगर मैं ये डिफेक्ट को कम कर लेता हूं तो मेरा 63% काम कम हो जाएगा। और ये डेटा को एनालाइज करने का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा, बहुत सीधा टूल है। ग्राफ जो है वो 3 एक्सिस पे बनते हैं दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आपके बार चार्ट्स है वो लेफ्ट हैंड की एक्सिस से मैच होते हैं। ये जो आपका कर्व है, ये वाला जो ब्राउन कलर से आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड की एक्सिस से मैच होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज। और ये जो कर्व है इसे हम लॉरेंस कर्व कहते हैं। लॉरेंस कर्व जो है वो पैरेटो के हिसाब से, ये पैरेटो के ऊपर भी मेरा एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप कभी भी जाके इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पैरेटो किस तरह से आपको अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकता है। इसके ऊपर हम ब्लॉगिंग्स भी अवेलेबल है और आपके साथ तो शेयर किया ही। इसका जो एक्सेल शीट्स का जो है विथ फॉर्मूला वो मैं आपको दे दूंगा। नयन भाई आप इन्हें जरूर से शेयर कीजिएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो शीट है ना, वहां पे ये शीट में आप सिर्फ डेटा डालिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कीजिए, उसको हायर टू लोअर के ऑर्डर में डाल दीजिए और आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बन गया तो आपके पास डेटा एनालिसिस है, और जैसे मैंने बताया तो इसको इस तरह से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए तो आपको ये आउटपुट मिलेगा कि हमें सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों। अभी एक बहुत अच्छा टूल है जिसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए ये टूल, ये कौन सा टूल समझ रहे हैं, यहाँ पे भी समझ लेते हैं। तो आपके पास ये स्ट्रेटिफिकेशन का टूल है। स्ट्रेटिफिकेशन 1 2 3 4 5 6 7 जगह पे आपको काम आएगा। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, कॉज आइडेंटिफिकेशन, रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, इसके साथ ट्रायल इंप्लीमेंटेशन, रेगुलर इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलोअप एंड रिव्यू। तो ये जो टूल है ना, हमें 10 जगह पे 7 जगह पे काम आएगा। और ये बहुत ही अच्छा टूल है। अगर कोई कोई इसको बहुत अच्छे से यूज करेगा ना, तो आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर काम आ सकता है। और ये जो चीज है ना, इसको स्ट्रेटिफिकेशन कैसे करना है, इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। ये मेनली काम करता है ना वो दोस्तों, ये काम करता है वेरिएशंस के ऊपर। मान लीजिए आपकी कंपनी में लोग छुट्टी बहुत गिराते हैं। ऐसा हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हुआ कि आपकी कंपनी में जो कारीगर हैं, वर्कर्स हैं, वो बहुत छुट्टी लेते हैं और आपकी कंपनी में 300 लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हम इसको स्ट्रेटिफिकेशंस कैसे करें, स्ट्रेटिफिकेशंस कैसे करें, तो उसके बारे में, इसके वेरिएंट्स कौन कौन से, तो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक तो डिपार्टमेंट वाइज कितनी छुट्टी हो रही है, ये हमें पता होना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा छुट्टी ले रहे हैं। मेल है या फीमेल, दोनों का आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मेल जो है वो छुट्टी ज्यादा लेते हैं कि फीमेल जो है वो छुट्टी ज्यादा लेते हैं। अच्छा, एज वाइज मैं ग्रुप कर लेता हूँ। 25 से 35 साल वाले छुट्टी ज्यादा लेते हैं, 35 से 45 साल वाले छुट्टी ज्यादा लेते हैं, 45 से ऊपर वाले छुट्टी ज्यादा लेते हैं। मैंने एज वाइज किया। मैं सैलरी वाइज ले लेता हूँ। जिन लोगों की सैलरी 10,000 से 20,000 है वो छुट्टी ज्यादा लेते हैं, 20 से 30,000 वाले छुट्टी ज्यादा लेते हैं, या 30 से 50,000 वाले छुट्टी ज्यादा लेते हैं। मैं लोकालिटी के हिसाब से इसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहता हूँ। जो इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के एरिया से आते हैं वो छुट्टी ज्यादा लेते हैं, या बाहर से आने वाले लोग हैं वो छुट्टी ज्यादा लेते हैं।
अभी ऐसे और कितने क्राइटेरिया हो सकते हैं, ये सारे, और या फिर इसमें से गिने चुने क्राइटेरिया को लेके आपको डेटा कलेक्शंस करना है। तो आप क्या कर रहे हैं कि डेटा को सेवरल ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, और अगर ये ग्रुप के अंदर आप डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल डेटा आ जाएगा, और ये मल्टीपल डेटा से आपका डिसीजन बहुत अच्छा हो सकता है। फिर आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एज ग्रुप रेंजिंग फ्रॉम 35 to 45 is having a highest absenteeism, as well as the salary having a 10,000 to 20,000 rupees is also having a highest absenteeism in that phenomenon. तो आप इस तरह से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीज डेटा एक्सपेक्ट करने के बाद बना सकते हैं। प्रिंसिपल्स है ना, वो ये है कि बड़ा डेटा है ना, उसको छोटे छोटे डेटा में और यूजफुल पर्पसेस, अगर आप इस तरह से शेयर करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं। यानी पहली जो मेथड है कीजिए और ऑब्जर्वेशन से आपको रिजल्ट निकालना है। यानी कोई भी एक ग्रुप बनाइए, वो पर्सन वाइज हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज हो सकता है, मटेरियल वाइज हो सकता है, मशीन वाइज हो सकता है, डिफेक्ट वाइज हो सकता है, या कोई और प्रैक्टिसेस के हिसाब से हो सकता है। तो पहले तो आपको ग्रुपिंग करना है, फिर आपको इसका यूजेज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, यानी आपको तुरंत पता चलेगा कि आपके यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है और कंप्लेंट कहाँ पे आ रही है, या कहाँ पे हम ठीक ठाक नहीं काम कर रहे हैं। ये जैसे ही हम कर लेते थे तो हमारा स्ट्रेटिफिकेशंस बन जाता है, और स्ट्रेटिफिकेशंस को अगर हम यूज करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है। तो ये जो पार्ट है वो आपका स्ट्रेटिफिकेशंस का पार्ट है। तो पहली ये स्ट्रेटिफिकेशंस के टूल को हमें यूज करना चाहिए। और ये जो वेरिएशन, जैसे वेरिएशंस अमंग वर्कर्स ले लीजिए, तो वर्कर है, एज है, मेल है, फीमेल है, जैसे मैंने बताया वो हुआ। वर्क मेथड ले लीजिए तो वर्किंग की मेथड है, कंडीशंस है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्पीड है। वेरिएशंस ऑफ अमंग इंस्पेक्शंस मेथड ले लीजिए तो टूल है, पर्सन परफॉर्मिंग है, मेथड ऑफ मेजरमेंट है, इंस्पेक्शंस है, और ऐसी बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे वापस कहता हूँ, जैसे आपको रिजेक्शंस है और उसका कॉज एनालिसिस करना है, तो आप रिजेक्शंस के कॉज एनालिसिस को स्ट्रेटिफिकेशंस के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? तो भाई रिजेक्शन क्यों होते हैं? मशीन की वजह से रिजेक्शन हो सकता है, टूल की वजह से रिजेक्शन हो सकता है, ऑपरेटर की गलती की वजह से रिजेक्शन हो सकता है, रॉ मटेरियल अगर बराबर नहीं हुआ तो भी रिजेक्शन हो सकता है। तो आपने 4 क्राइटेरिया दे दिए। अभी 4 क्राइटेरिया के हिसाब से आप डेटा कलेक्ट करो, कौन से रॉ मटेरियल में सबसे ज्यादा रिजेक्शन आया, कौन से मशीन पे सबसे ज्यादा रिजेक्शन आया, कौन से ऑपरेटर के पास से सबसे ज्यादा रिजेक्शन आया। फिर हमें इसका कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है कि अगर ऑपरेटर ए है और मशीन बी है तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन है, या ऑपरेटर ए में ही सबसे ज्यादा रिजेक्शन आता है तो मुझे ऑपरेटर के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। या मुझे पता चला कि मटेरियल ए में सबसे ज्यादा रिजेक्शन आता है, ऑपरेटर की वजह से रिजेक्शन नहीं आता है, तो आप इसको कोरिलेट करके यहाँ पे एकदम फर्म आउटपुट दे सकते हो जो डेटा से बैक्ड है। आपका डिसीजन यहाँ पे डेटा से बैक्ड है, यानी आप सोच विचार करके नहीं ले रहे हो, you are having a very concrete database over that, and this is going to make sense while implementing such a tools. तो आपके पास जो तूतू में होती है काफी टाइम, अगर आपकी कंपनी में जनरेशन गैप है तो ये तूतू में यहाँ पे दोस्तों निकल जाएगी। हम डेटा के साथ बात करेंगे, क्या सही क्या गलत, दूध का दूध पानी का पानी, ये चीज साथ में हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं ये आपके स्ट्रेटिफिकेशंस में आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। आइए अभी एक और टूल के बाद जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हिस्टोग्राम। दोस्तों ये जो है ना हिस्टोग्राम है, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं इसमें देना चाहूंगा। बच्चे स्कूल में पास हो गए और इसका जो स्क्यू है ना, जैसे ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे बेल कर्व का फॉर्मेशन कर रहा है, आप देखिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान ध्यान से। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये बेल कर्व बन रहा है, ये देखिए। और ये बेल कर्व जिस तरह से शिफ्ट होता है ना, लेफ्ट स्क्यू है, राइट स्क्यू है, इसका इस तरह से इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन इतना एडवांस नहीं जाते, पहले तो आप हिस्टोग्राम कैसे यूज किया जाता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपके पास एक रेंज है, मान लीजिए बच्चों के एग्जाम चल रही है, बच्चों के मार्क्स आए, तो उसमें से 0 to 35 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 35 to 50 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 50 to 80 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 80 to 100 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं,
और 90 टू 100 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे। तो ये हमने रेंज यहाँ पे डाल दी और रेंज के हिसाब से कितने बच्चे आए हैं वो ले ली। इसके इंटरप्रिटेशन से आपके स्क्यू आपको पता चल सकते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं और आपको किस तरह से इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये जो मेथड है, दिस इज गोइंग टू गिव यू सेंटर डिस्टेंस से आपका जो स्क्यू है इसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन है। ये इंटरप्रिटेशन अभी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन पहले आप ये हिस्टोग्राम को बनाइए और हिस्टोग्राम से क्या पता चलता है वो वापस एक बार जाके देखते हैं कि यहाँ पे ये जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो रूट कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हो, डेटा एनालिसिस फाइंड कर सकते हो और ट्रायल भी काम आ सकता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बताऊंगा। पास इजी टूल क्या है पता है? आपके पास ग्राफ है, आपके पास स्ट्रेटिफिकेशन है, आपके पास डेटा कलेक्शन है और आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है और फ्लोचार्ट भी है। देखिए यहाँ पे रूट कॉज के लिए तो हिस्टोग्राम से ये बाकी के टूल है ना, उसमें आप ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। दूसरा टूल देखिए, जहां पे हिस्टोग्राम यूज होता है वहां पे ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन भी यूज कर सकते हैं, वहां पे पैरेटो भी यूज कर सकते हैं। दीज आर बेटर टूल्स कंपैरेटिवली। मेहनत की हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बाकी जो टूल बता रहा हूँ वो सारे स्ट्रॉन्ग टूल है। यहाँ पे हिस्टोग्राम वापस हो रहा है ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन में। तो ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन में डेटा कलेक्शन इज वन, स्ट्रेटिफिकेशन इज अनदर, ग्राफ इज अनदर और स्कैटर डायग्राम इज अनदर। तो अगर आपको मान लीजिए हिस्टोग्राम नहीं भी आता है ना, तो बाकी के टूल से आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें सीखनी है। आप इसको कौन से टूल बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन आता है, ग्राफ आते हैं, फ्लोचार्ट आता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है। तो ये 3-4 टूल से ही आप मेजोरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो सारी सीखने की वैसे जरूरत भी नहीं है। अभी देखिए कि काफी टाइम ये होता है इंडस्ट्रीज में, एक डिफेक्ट आ गई, इंजीनियरिंग यूनिट है तो कहा कि सर ये जो रॉड है ना, ये इसका हार्डनेस ज्यादा होता है और हार्डनेस की वजह से इसमें डिफेक्ट आती है। तो एक क्यूसी इंजीनियर का ऐसा मानना था। तो क्या ये सही मानना था? क्या सही मेथड थी? क्या ही यही सही था? शायद हमें पता नहीं है। तो इसका इसे इसे हम कोरिलेशन कहते हैं। बहुत सारे लोग छुट्टी ले लेते हैं आपकी कंपनी में, बोले छुट्टी लोग काम पे नहीं आते क्योंकि हम सैलरी नहीं देते हैं। तो सैलरी और छुट्टी का कोरिलेशन है? पता नहीं है। अच्छा, कम सैलरी वाले लोग ही छुट्टी ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, ऐसा ऐसा कोरिलेशन हो सकता है क्या? तो काफी टाइम हमारे पास डिबेट हो जाती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये जो चीजों को हमें सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और तरीके चाहिए और ये तरीका है स्कैटर डायग्राम का। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने दो चीजों के ऊपर बनाया हुआ। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम के टूल्स आपके पास एक्सेल में कभी भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, हम लोग भी आपको भेज देंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर और स्टील मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ का यहाँ पे मान लीजिए कोरिलेशन है, जैसे रिलेशन बिटवीन थर्मल ट्रीटमेंट टेम्परेचर ऑफ स्टील मटेरियल एंड इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि खराब हो जाएगी। और आउटपुट क्या मिलेगा? हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता चलेगी। और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता चलना है तो दोनों चीज में रिलेशन क्या है वो पता चल जाएगी। जैसे मैंने बताया, हार्डनेस अगर बढ़ रही है तो मेरा मेरा ब्रेकेज ज्यादा आ रहा है, या टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से मेरा हार्डनेस ज्यादा आ रहा है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम कैन वी एस्टैब्लिश इट। तो ये डेटाबेस के साथ यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है, ये हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं एस्टैब्लिश कर रहे। तो जब स्कैटर डायग्राम बनाएंगे तो स्कैटर डायग्राम को इंट्रोस्पेक्ट कैसे करना है। तो अगर ये ऐसा स्क्यू है तो आपका एक रिलेशन बनता है। मैं आपको तीनों तरह से रिलेशन बताता हूँ, ये पॉजिटिव रिग्रेशन है। तो यहाँ पे आपके पास एक स्क्यू बन रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ते जाते हैं, जैसे 1 है, 1.5 है, 2000 है, 2500 है, तो आपका एब्रेशंस, तो एब्रेशंस आपका ज्यादा होता जाता है। यानी यानी कोरिलेशंस क्या बैठ रहा है? जैसे जैसे आपके स्कैटर डायग्राम में रोटेशंस, ये हमने एब्रेशंस का लिया, एब्रेसिव व्हील्स जो होते हैं ना, उसके जितने रोटेशंस होते हैं तो एब्रेशन ज्यादा होता है, राइट? तो एब्रेशंस रोटेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? तो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है कि हाँ, 1000 तक एब्रेशन नहीं होता है, 1500 से एब्रेशन शुरू होता है, 2000 से एब्रेशन बढ़ रहा है और ये जैसे आरपीएम बढ़ेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो ये एक आपको पॉजिटिव स्क्यू मिल रहा है, पॉजिटिव स्कैटर डायग्राम दिख रहा है। ऐसा कोई ऐसा अलग तरीके से भी दिखाते हैं। जैसे ये देखिए,
मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज हो रही है, मान लीजिए टेम्परेचर है और ये डिफेक्ट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये डिफेक्ट बढ़ रही है। तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया कि भाई अगर डिफेक्ट को कंट्रोल करना है तो टेम्परेचर को कंट्रोल कर लो, टेम्परेचर को कंट्रोल करोगे तो डिफेक्ट कंट्रोल हो जाएगी। और अगर हम 5 के नीचे रखते हैं या 2 के नीचे रखते हैं तो हमारी डिफेक्ट कम से कम हो सकती है। हमने हमारा जो मूलभूत रिजल्ट चाहिए था, जो मैंने यहाँ पे बताया कि हमें जो ये रिजल्ट चाहिए था वो यहाँ पे मिल रहा है। ये जो स्कैटर डायग्राम है, ये स्कैटर डायग्राम हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये पॉजिटिव था, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, मान लीजिए ये एक्सिस पे टेम्परेचर है 0 to 80 और ये डिफेक्ट है। टेम्परेचर कम हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है उस तरह से डिफेक्ट कम हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ रही है क्योंकि आप सही टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते थे। अगर आपका टेम्परेचर आप 70 डिग्री के ऊपर रखोगे तो आपकी डिफेक्ट कम से कम आएगी। समझ रहे हैं ये चीज? देखिए यहाँ पे उन्होंने करीबन टेम्परेचर रखा 25, तो डिफेक्ट थी 6 या 7 के हिसाब से। फिर उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया, 5 के आसपास हो गई, ये 5 हो गया। फिर उन्होंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एक ही डिफेक्ट हो गई। शायद और करेंगे तो ये 0 डिफेक्ट पे आ जाएगी, 78 या 80 टेम्परेचर रखेंगे तो। यानी एस्टेब्लिश क्या हुआ, जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेरी डिफेक्ट कम हो जाती है। पिछले एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे कोरिलेशन ये था कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी डिफेक्ट भी बढ़ती है। और ये बताता है कि आपका वैसे कोई कोरिलेशन बैठता नहीं है। यानी आप कभी भी कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपने बढ़ाया, कम हुआ और इसका कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। ये हैपहैज़र्ड एक्टिविटी हो रही है। ये कुछ बना, फिर यहाँ पे ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया, तो आपका जो स्कैटर्ड, तो ये बहुत स्कैटर्ड है, यानी बिखरे हुए डॉट्स मिल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आप जो मेथड से आपका जो ड्राइव कर रहे हैं वो ड्राइव के हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश इतना इजीली नहीं कर पा रहे हैं। ये करने से पहले हमें देखना बहुत जरूरी है कि हमारे डेटा करेक्ट है। अगर डेटा गलत है तो यहाँ से जो इंटरप्रिटेशंस आपके पास आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली गलत आएंगे। तो आपको हमेशा देखना है कि आपका जो स्कैटर डायग्राम है या कोई भी डेटा है वो डेटा सही है। जैसे मैंने वो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में बताया, वहां पे जो लोग डेटा कलेक्ट करते थे वो टोटालिटी में सही होता था, लेकिन एनालिटिक पर्पस के लिए कभी भी सही नहीं मिला है। तो आप ये चीजों को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और देखिए कि इसमें से क्या हो सकता है। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेहनत मांगने वाला टूल है जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। ये डॉक्टर इशिकावा ने इन्वेंट किया था, जिसे फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं और बहुत सारी जगह पे यूज होता है। जहां कोई टूल काम नहीं आता है वहीं पे ये टूल का यूज कीजिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। लोग इसको बहुत इजीली यूज करना चाहते हैं लेकिन इतना इजी नहीं है। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस, तो आप कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहाँ यूज होता है? देखिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का टूल है और ये होगा प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, कॉज को आइडेंटिफाइड करने, रूट कॉज को आइडेंटिफाइड, ये स्ट्रॉन्ग टूल नहीं है, बराबर। लेकिन जो अगर आपको रूट कॉज को आइडेंटिफाइड करना है तो फ्लो चार्ट आपके पास अवेलेबल है और डेटा कलेक्शंस है, स्ट्रेटिफिकेशंस है, ग्राफ है और स्कैटर डायग्राम है। आप याद रखिएगा चीजों को। आईएसओ में हमेशा रूट कॉज एनालिसिस के लिए हमें 5 एनालिसिस करना है, ये एनालिसिस करना है। ये चीजें है ना हमारे दिमाग में गलत ठोक दी गई है। रूट कॉज एनालिसिस के लिए कॉज इफेक्ट डायग्राम इज अ मॉडरेटली गुड टूल, but it is not a strong tool and it takes lot of time to implement cause and effect diagram to of any of the industries where the stratifications, graph, scatter diagram, flow chart, data collections are the easiest way to do it। यानी कभी भी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम करना है ना तो ये आपकी लास्ट चॉइस होना चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर कभी भी आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम करना है ना तो ये आपका लास्ट चॉइस होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा कलेक्शंस नहीं है, आपके पास फ्लो चार्ट नहीं मिल रहा है, आपके पास ग्राफ नहीं है, आपके पास स्ट्रेटिफिकेशंस नहीं बन रहा है, स्कैटर डायग्राम्स नहीं बन रहे, हिस्टोग्राम नहीं बन रहा है, तो आप कहीं पे जाके रूट कॉज एनालिसिस के लिए इसको यूज कीजिए। और कॉज एनालिसिस के लिए भी मैं तो कहता हूं इसे मत यूज कीजिए, आप फ्लो डायग्राम है या ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टूल है उसको यूज किया करिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ये जितना आसान लगता है ना वैसा है नहीं, और ये हम एग्जांपल से आज समझते हैं।
अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने आगे भी इसके बारे में बहुत सारी बात की है। आज भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से ऑपरेट हो सकता है। देखिए, ये है आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसे फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। ये फिशबोन डायग्राम इसे इसलिए कहते हैं कि ये ना फिश जैसा दिखता है। अगर आप देखेंगे, कोई अगर मछली खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, तो आप देखेंगे तो इसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। और ये क्यों यूज किया जाता है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये बहुत वीक टूल है। क्यों वीक टूल है, मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल तो हमने लिया ही हुआ है। मान लीजिए क्रिकेट की टीम फेल हो गई। क्रिकेट की टीम है, वो 2020 वर्ल्ड कप खेल रही थी और वो फेल हो गई। तो यहाँ पे जो एरर्स आएगी वो क्या आएगी, तो क्रिकेट टीम को फेलियर हो गई जिसको जीतना चाहिए था। क्रिकेट की टीम क्यों फेल हुई, तो हमारे पास मेजर कॉजेज हैं। उसके बात करेंगे तो जैसे बॉलिंग बराबर नहीं थी, बैटिंग बराबर नहीं थी, फील्डिंग बराबर नहीं थी, और एनवायरनमेंट बराबर नहीं था। मैं ऐसा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बॉलिंग क्यों बराबर नहीं थी, तो हमारे पास बॉलर थे वो बीमार हो गए थे, फिर हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग थी, तो कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे ऐसे ऐसे बनते जाएंगे। क्या आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि यही था, इसके अलावा और कोई चीज नहीं थी? जैसे यहाँ पे एक आप जो लाइव का एग्जांपल है वो ये है, कॉपिंग में बहुत सारी एरर आती है। क्यों आई, तो क्वालिटी ऑफ कॉपिंग पेपर बराबर नहीं था, बहुत पतला था, स्टॉक बाहर निकल गया, फोल्ड हुआ था क्योंकि वो गीला हुआ था, राइट। निकोटिन स्ट्रेन था क्योंकि डस्ट लगी हुई थी, डॉट और ग्लास उसके ऊपर सरफेस पर थे, हायर टेम्परेचर थे तो इसकी वजह से डॉट और ग्लास वहां पे लगे थे। तो ये कॉज है और एक इसकी इफेक्ट है। तो यहाँ से ये जो एरो जा रहा है वो कॉजेस है और इसके ऊपर ये इफेक्ट है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज को यहाँ पे सॉल्व करो। जैसे स्मूजीज ऑन द कॉपीड सरफेस है, इसकी वजह से मेरा कॉपिंग के ऊपर एरर आ रहा है, इसे एलिमिनेट करो, देखो आपका एरर निकला क्या। नहीं निकला तो दूसरे को ट्राई करो, वापस निकला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और ये बहुत मेहनत मांगता है। जैसे इसका एक मैं लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर एक बहुत अच्छी सीरियल आती है जिसे कहते हैं एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन। अगर आप किसी भी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे डेटा कभी नहीं भी मिलते हैं। काफी टाइम ऐसा भी होता है कि पूरा प्लेन ही नहीं मिलता है। जैसे मलेशिया में बीच में एक प्लेन गायब हो गया था, आज तक उसके आते पते नहीं है कि क्या हुआ है। जॉन एफ कैनेडी के लड़का था, उसका प्लेन शाम को 5 बजे टेक ऑफ हुआ। और ये जो 5 बजे टेक ऑफ हुआ तब उनको पता नहीं था कि बारिश का मौसम है। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया था। उनको आने में लेट हुई तो वो जो 5 बजे का टेक ऑफ करने, एक्चुअली 4 बजे का टेक ऑफ करने वाले थे, वो 5 बजे टेक ऑफ किया और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद पता नहीं था कि क्या, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, क्यों हुआ है। बहुत साल इन्वेस्टिगेशन चला। इन्वेस्टिगेशन करीबन 18 महीने चला। 18 महीने के बाद कॉज इफेक्ट डायग्राम्स बने, क्योंकि डेटाबेस कोई मिल नहीं रहा था। मशीन के पुर्जे और प्लेन के पुर्जे मिले थे, लेकिन उसमें से कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी के लड़के ने बहुत ज्यादा टेक्निकली इक्विप्ड प्लेन का यूज नहीं किया था, बहुत बेसिक लेवल का प्लेन था। लेकिन कॉज इफेक्ट डायग्राम से उन्होंने ये पूरा प्रूव किया कि इनके ऊपर कोई अटैक नहीं था, इनके ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, कोई अलग पार्टी ने अटैक नहीं किया था, ना कि उनकी इंजीनियरिंग में फेल हुआ था। लेकिन उन्होंने बहुत दावे के साथ ये प्रूव कर पाए, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी के लड़के को प्लेन उड़ाना आता था, लेकिन वो टेक्निकल डेटा को देख के प्लेन नहीं उड़ाते थे। वो हवा में मॉनसून को बाहर ग्लास में देख के, हाइट नाप के, देख के हाइट बताते थे, देख के वो जाते थे। उसको पैरामीटर्स या अल्टीट्यूड मेजरमेंट या उनसे उनको कोई उनसे उनको दिक्कत थी, उतने क्वालिफाइड पायलट नहीं थे। और मौसम खराब हुआ, मौसम खराब हुआ तो वो जो बाहर देख के जजमेंट लेते थे वो जजमेंट गलत हुआ, और इसकी वजह से उनका प्लेन नोज डाइव हुआ, और इसमें और कोई कंसर्न नहीं था, ऐसा कंक्लूजन आया है। और ये इसके सारे एविडेंस थे, सारी चीजों के बारे में सच या झूठ जो थी वो सारी चीज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से उन्होंने बताई थी। अब ये चीज करने में साहब 18 महीने लगे हैं। हमारे पास इंडस्ट्रीज के पास 18 महीने तक कॉज एंड इफेक्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं है। तो मेरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को लास्ट प्रायोरिटी पर रखें। इसके साथ बहुत सारे टूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, हम सीख चुके हैं, वही टूल को यूज कीजिए। अगर डेटा मिलते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की कोई जरूरत।
और ये जो टूल है ना, ये आपकी इंडस्ट्रीज का लास्ट सिलेक्शन होना चाहिए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई डेटा है, ना कोई डेटा इंटरप्रेट करके हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम ये टूल के ऊपर जाएंगे। बाकी हम ये टूल के ऊपर जाने वाले नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का जो टूल है वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वापस एक 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट में ज्वाइन करके वापस बैठते हैं।